गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, इसका भाग 3 करेंगे, जो इसका अंतिम भाग भी है। बेटा, आज हम जो पहला टॉपिक लेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा शहरों का जब पतन हो गया, हड़प्पा सभ्यता का अंत जब हो गया, तो किस प्रकार पुरातत्वविदों ने, विभिन्न पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस टॉपिक में। बेटा, सबसे पहले जनरल कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी थे, और उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1961 में की। जनरल कनिंघम ने जो भी वे उत्खनन करते थे और उसमें जो वे उसके बाद एनालिसिस, अन्वेषण करते थे, उसमें उन्होंने जो लिखित स्रोत थे, लिखित ग्रंथ, साहित्य और जो अभिलेख उन्हें खुदाई में मिले, उनका उन्होंने प्रयोग किया। इन स्रोतों का उन्होंने प्रयोग किया, साहित्य और अभिलेख। उसके अलावा आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए जो जनरल कनिंघम थे, उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्री जो थे, उनके द्वारा लिखे गए जो यात्रा वृत्तांत थे, जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत छोड़े, उनका उपयोग किया। उनको भी जो है यात्रा वृत्तांतों को उन्होंने स्रोतों के रूप में लिया। उसके अलावा जो भी खुदाई में, उत्खनन में उन्हें अभिलेख मिलते थे, उनके जो है वे अनुवाद करते थे, उन अभिलेखों का संग्रहण करते थे, उनका वे अन्य भाषाओं में अनुवाद भी करते थे। उन्होंने जो भी पुरावस्तुएं खोजी, वे सभी सांस्कृतिक महत्व की थी। सांस्कृतिक महत्व की पुरावस्तुओं को खोजने में उनकी दिलचस्पी थी। एक अंग्रेज ने उन्हें, जनरल कनिंघम को, एक मोहर, हड़प्पाई मोहर दी, लेकिन उन्होंने उस हड़प्पाई मोहर की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अन्य पुरातत्वविदों की ही भांति उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत, उसका आरंभ जो है गंगा घाटी के किनारे पनपे शहरों से हुआ था, न कि सिंधु घाटी के किनारे पनपे शहरों से। इसीलिए वे हड़प्पा के महत्व को समझने से चूक गए, हड़प्पा के महत्व को समझ नहीं पाए, क्योंकि अन्य पुरातत्वविदों की भांति वे भी ये मान रहे थे कि भारतीय इतिहास की शुरुआत तो गंगा घाटी के किनारे हुई है, सिंधु घाटी के किनारे नहीं। उसके बाद जो अन्य पुरातत्वविद हुए, वे थे दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 और 1922 में। जो है दयाराम साहनी ने 1921-22 में हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली, और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में जो है मोहरें खोजी। और एक आश्चर्य की बात क्या थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो भी मोहरें मिली, वे सभी एक समान थी। उसके बाद 1924 में जनरल जॉन मार्शल जो हैं, वे 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की, हड़प्पा सभ्यता की, और जो कि 3000 वर्ष पुरानी थी। उनकी भी जनरल कनिंघम की भांति आकर्षक खोजों में ही दिलचस्पी थी। और जो है जॉन मार्शल, ये एस.एन. राव, जो एक पुरातत्वविद थे, इतिहासकार भी थे, उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उन्होंने उसमें लिखा कि मार्शल ने भारत को जहां पाया, उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। बेटे, ये पिछले साल जो बोर्ड का एग्ज़ाम के जो एक पेपर में आया था कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक की रचना किसने की, तो इसका उत्तर है बेटा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो उसका उत्तर है एस.एन. राव। तो एस.एन. राव ने भी लिखा अपनी पुस्तक में कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया, उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। और जो है जो जॉन मार्शल थे, उनकी जो दैनिक जीवन की जो पद्धतियाँ थी हमारी, उनको जानने में उनकी बहुत ही उत्सुकता थी। उसके अलावा उन्होंने उनको यूनान और क्रीट में भी जो है पुरातत्व संबंधी कार्य करने का बहुत ही अनुभव था जॉन मार्शल को। और वे क्या करते थे,
एक थोड़ा समस्या थी उनके जो भी वो पुरावस्तुओं का जब उत्खनन करते थे, एक समस्या क्या आई कि वो जो भी पूरी इकाई होती थी या जो भी टीला होता था जिसका उत्खनन करते थे, उससे पूरे टीले से, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, ये स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, किसी भी स्तर से जो भी पुरावस्तु मिलती उसका सामूहिक रूप से वर्गीकरण करते थे। अलग अलग स्तर से जो है मिली हुई पुरावस्तुओं का अलग अलग स्तर पर उनका जो है वे वर्गीकरण नहीं करते थे, जिससे कि जो बहुमूल्य जानकारी होती थी हर स्तर की पुरावस्तुओं की, वो जो है लुप्त हो जाती थी, हमें मिल नहीं पाती थी, क्योंकि वो पूरे टीले से प्राप्त, चाहे वो सबसे तल से मिल रही हो पुरावस्तु, चाहे सबसे ऊपर से मिल रही हो, तो वो सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से ही उसको ट्रीट करते थे, सामूहिक रूप से उसका वर्गीकरण करते थे। तो इससे बहुमूल्य जानकारियां जो हैं वो हमें नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस समस्या का समाधान किया, वो किया जनरल R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर जो हैं 1944 में 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने। और उन्होंने इस समस्या का समाधान कैसे किया? उन्होंने किया टीले का स्तर विन्यास। किसी भी टीले का स्तर विन्यास, यानी कि जैसे कोई टीला है जिसकी उन्होंने जो है क्या करनी है, उसका उत्खनन करना है, तो वे क्या करते थे, हर स्तर पर उसका उत्खनन करते थे और हर स्तर की जानकारी अलग अलग से लिया करते थे। हर स्तर पर पाई जाने वाली पुरावस्तुओं की जानकारी अलग अलग लिखा करते थे। तो इससे जो है उस समस्या का समाधान भी हो गया। और वे जो है आर्मी में, बेटे सेना में वो पूर्व ब्रिगेडियर थे, इसलिए उन्होंने अपनी खोजों में सैनिक परिशुद्धता का जो है वो समावेश किया। तो इस प्रकार हमने देखा बेटा कि हड़प्पा शहर का, हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के बावजूद, उसके भौतिक अवशेषों का पतन होने के बावजूद भी जो है जितने भी हमने पुरातत्वविद पढ़े, जनरल कनिंघम, जयराम साहनी, राखालदास बनर्जी और R.E.M. व्हीलर, सर जॉन मार्शल, इन सभी पुरातत्वविदों ने अनेक प्रकार से अपने अलग अलग तरीकों से हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक अभी हमने किया। उसके बाद हम करेंगे खोजों का वर्गीकरण। जो भी ये पुरातत्व अपनी खोजें करते थे उसका ये अलग अलग जो है वर्गीकरण करते थे। तो वर्गीकरण के अलग अलग आधार थे। पहला वर्गीकरण का आधार था प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर जो पुरावस्तु उन्हें खुदाई में मिलती थी, वो पुरावस्तु किस पदार्थ की बनी है। वो पुरावस्तु जो उन्हें उत्खनन में मिली वो पत्थर की थी, वो मिट्टी की थी, वो हाथी दांत की थी, वो धातु की बनी हुई थी, किसी अस्थि की बनी हुई थी, किस पदार्थ की वो बनी हुई थी। तो उन जो एक जैसे पदार्थ की बनी हुई वस्तुओं को, वो जैसे अस्थि से मिली हुई जितनी भी मिली, या हाथी दांत से मिली हुई पुरावस्तु मिली, मिट्टी से मिली हुई बनी हुई पुरावस्तु मिली, पत्थर से बनी पुरावस्तु मिली, तो उनका अलग अलग जो है उन वस्तुओं का वर्गीकरण करते थे। तो वर्गीकरण का एक आधार था कि प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर जो उन्हें पुरावस्तु मिली उत्खनन में वो किस पदार्थ की बनी है। दूसरा आधार था खोजों का वर्गीकरण का उपयोगिता के आधार पर। उन्हें उत्खनन में कोई पुरावस्तु मिली, अब वो उसका उपयोग देखते थे कि वो किस उपयोग की थी। क्या वो कोई आभूषण गहना थी, क्या वो कोई औजार था, कोई हथियार था, कोई धार्मिक प्रयोग में आने वाली, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रयोग में आने वाली कोई वस्तु थी। तो वो क्या वस्तु का क्या उपयोग था, उसके आधार पर भी वो वर्गीकरण करते थे। उसके बाद जो तीसरा है वो है प्राप्ति का स्थान, कि जो भी उन्हें वो पुरावस्तु मिली वो कहाँ से मिली। कहाँ से मिली बेटा, कि मान लीजिए वो वस्तु उन्हें किसी नाले से मिली, किसी घर से मिली, आवास से मिली, भूमि से मिली, है ना, और या किसी नाले से मिली, है ना, कहीं कहाँ से मिली वो वस्तु, तो जो है उसके प्राप्ति का, भट्टी से मिली किसी, तो वो उस वस्तु के प्राप्ति का स्थान। और चौथा जो खोजों का वर्गीकरण का आधार था वो था अप्रत्यक्ष साक्ष्य। अप्रत्यक्ष साक्ष्य मीन्स उन्हें कहीं कहीं हड़प्पाई स्थलों पर कपास के टुकड़े मिले हैं, इससे पता लगता है कि वे लोग कपास से का प्रयोग करते थे, कपास से बने हुए वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र। उसके अलावा जो मूर्तियों के चित्रण, जो मूर्तियां मिली हैं उत्खनन में, उनके चित्रण से उनको जो है वहाँ के लोगों के पहनावे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो है डायरेक्ट प्रमाण नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस तरह मूर्तियों के चित्रण से कि इस प्रकार के वहाँ के लोग वस्त्र पहनते रहे होंगे।
उसके बाद जो हमारा आज का थर्ड टॉपिक है वो है धार्मिक विश्वास, असामान्य व अपरिचित वस्तुएं। पुरातत्वविदों को कई खुदाई में, उत्खनन में कई असामान्य, है ना, और अपरिचित, अननोन पुरावस्तुएं भी मिली हैं और उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि संभवतः ये वस्तुएं धार्मिक प्रयोग की रही होंगी, धार्मिक महत्व की रही होंगी। उनमें उन्हें खुदाई में मृण मूर्तियाँ मीन्स मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं जो कि गहनों से, आभूषणों से लदी हुई थी। उन्होंने, पुरातत्वविदों ने उन्हें मातृ देवी या प्रकृति की देवी भी कहा है। दूसरा जो है उन्हें पत्थर की मूर्ति मिली है खुदाई में, उसे उन्होंने पुरोहित राजा कहा है। तीसरा जो मोहरें मिली हैं खुदाई में, उनमें पेड़ पौधों के चित्र और जानवरों के चित्र मिले हैं और इससे पता चलता है कि वे प्रकृति की पूजा करते थे। उसके अलावा कुछ मोहरों पर पालथी मारे हुए किसी योगी, पालथी मारकर बैठे हुए योगी का चित्र अंकित है, इससे उन्होंने आद्य शिव कहा है। और इसके अलावा जो है शंक्वाकार पत्थर मिले हैं, उन्होंने शिवलिंग, इसे उन्होंने शिवलिंग कहा है और इससे पता चलता है कि वे जो है शिवलिंग की भी पूजा, हड़प्पा सभ्यता के लोग शिवलिंग की पूजा भी किया करते थे। उसके अलावा अग्निशाला मिली हैं, इससे ये भी मालूम हमें चलता है धार्मिक विश्वास की वे अग्नि की पूजा भी करते थे। इसके अलावा मोहरों पर चक्र बना हुआ है, स्वस्तिक का चित्र बना हुआ है, अंकित है, इससे पता लगता है कि वे लोग सूर्य की पूजा भी करते थे, है ना। तो जो है उसके अलावा वहाँ सभी को मालूम है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो इसकी दो बस्तियाँ थी हड़प्पा सभ्यता की, एक तो निचला शहर और दुर्ग। जो दुर्ग ऊंचाई पर बना था जहाँ शासक और उसका परिवार तथा उच्च वर्ग के लोग रहते थे, वहाँ जो है एक माल गोदाम और विशाल स्नानागार मिले हैं। ये विशाल स्नानागार भी धार्मिक महत्व के थे और इनमें ये एक आयताकार जलाशय थे और इनमें अनुष्ठानिक स्नान, धार्मिक स्नान के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो जो है इन असामान्य जो हमें और अपरिचित जो हमें पुरावस्तुएं मिली हैं, इनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक विश्वास और मान्यताओं के बारे में पता चलता है। तो बेटा, अगर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे। पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे। तो इसमें आपने जो है 2 टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं। एक तो खोजों का वर्गीकरण, इसके आपने ये 4 पॉइंट्स करने हैं, और दूसरा जो है असामान्य और व अपरिचित पुरावस्तुएं, और इससे उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पता चलता है। तो अतीत का पुनर्निर्माण क्वेश्चन में आपने इन दोनों टॉपिक्स को लिखना है। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को, कि अपने पिछले जो भाग थे कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि इसकी खोज जो है हड़प्पा नामक एक स्थान पर हुई थी, टीले पे हुई थी, इसलिए इसका जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उसके अलावा जो है वहाँ के जीवन निर्वाह के तरीके लोगों के क्या थे। जीवन निर्वाह वे पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त जो है उत्पादों से अपना जीवन निर्वाह करते थे। मछलियों तथा अन्य जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत जो हैं, जो भी हमें खुदाई में मृत भांड, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, आभूषण, मनके, औजार, सिक्के, मोहरें आदि जो प्राप्त हुई हैं, इनसे हमें ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। उसके अलावा जो है हमने एक और हमने टॉपिक किया था कि हड़प्पा शहर जो 2 बस्तियों में, हड़प्पा जो है सभ्यता 2 बस्तियों में विभाजित थी, निचला शहर और दुर्ग। निचला शहर जो है वो आम जनता, उसमें साधारण जनता रहती थी, और जो दुर्ग था उसको भी दीवार से घेरा गया था, और जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर बना हुआ था, उसमें जो है राजा, उसका परिवार और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। सुरक्षा की दृष्टि से इसे भी जो है चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। और इन जो है दुर्ग में 2 जो संरचनाएं प्राप्त हुई हैं वो है माल गोदाम और विशाल स्नानागार। उसके बाद जो है हम हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में पढ़ा, बहुत ही अनूठी थी, और जो जितनी भी हर घर की एक दीवार जो है वो गली की नाली से जुड़ी हुई थी, जिससे कि पानी की निकासी आसानी से हो सके। और सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी। ग्रिड पद्धति मीन्स एक दूसरे को समकोण पर वे काटा करती थी, और जो
नालियाँ थी वो जो है पक्की ईंटों की बनी हुई थी और नालियाँ जो है वो ढकी हुई थी, चूना पत्थर की पट्टिकाओं से ढकी हुई थी, जिससे कि समय पड़ने पर उन पट्टिकाओं को हटाकर नाले की अच्छे से सफाई की जा सके। तो ये अनूठी जल निकासी प्रणाली थी। उसके बाद कृषि प्रौद्योगिकी में हमने देखा था कि वहाँ हमें हल और बैल के मिट्टी के जो प्रतिरूप मॉडल्स मिले हैं खुदाई में, इनसे पता लगता है कि वे हड़प्पा सभ्यता के लोग जुताई के लिए, खेतों की जुताई के लिए जो हैं वे हल और बैल का प्रयोग करते थे। और कई स्थानों पर हल रेखाओं के जो है दो समूह मिले हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और इससे पता लगता है कि वे एक समय में 2 फसलें उगाया करते थे, 2 फसलों का उत्पादन करते थे। उसके अलावा सिंचाई के साधनों में नहरें, कुएं और जलाशयों के जो है अवशेष हमें मिले हैं। इनसे पता लगता है कि नहरें, कुएं और जलाशयों के पानी से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। विशाल स्नानागार के बारे में तो हमने अभी पढ़ ही लिया है। धार्मिक, बहुत ही धार्मिक महत्व का है विशाल स्नानागार। आयताकार जलाशय था, चारों ओर गलियारा था उसमें, और उत्तर और दक्षिण दिशा में जलाशय में स्नानागार में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उसके बाद सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं, सामाजिक हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्वविद जो है हड़प्पा के लोगों के सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो शवाधानों का अध्ययन और एक पुरावस्तुओं का अध्ययन। शवाधानों का अध्ययन जो है कब्रों का अध्ययन करने से उन्होंने क्या देखा कि कई कब्रें ऐसी थी, कई शवाधान ऐसे थे जिनमें की ईंटों की चिनाई हो रखी थी, ईंटों की चिनाई, और कई कब्र थी जिनमें ईंटों की चिनाई नहीं थी। तो उनका मानना है पुरातत्वविदों का, जिनमें ईंटों की चिनाई की गई थी उनके साथ सोने के आभूषण मिले हैं और फ्यांस जैसे दुर्लभ महंगे पदार्थ मिले हैं उनकी शवों के साथ, शवाधान के साथ, कब्रों के साथ। और जो साधारण लोगों की थी, बिना चिनाई की, ईंटों की चिनाई की जो कब्रें थी, उनके साथ साधारण चीज़ें, दैनिक जीवन की चीज़ें जैसे कि सुइयाँ, झावें, कंघियाँ, दर्पण, है ना, बर्तन आदि, मृत भांड आदि मिले हैं। तो इनसे ऐसा पता लगता है, इन सबको देखकर, कि हड़प्पाई लोगों की यह मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी इन सब चीज़ों की आवश्यकता रहती होगी। इसलिए उन्होंने जब भी वे जो है शवों को दफनाते थे उनके साथ दैनिक उपयोग की ये चीज़ें भी जरूर दफनाते थे। तो जो है इससे आर्थिक सामाजिक जीवन का पता लगता है कि ये उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति की कब्र है या ये किसी सामान्य जनता के व्यक्ति की कब्र है। और जो पुरुष और स्त्रियां दोनों की ही कब्रों से आभूषण मिले हैं, इससे पता लगता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहना करते थे। उसके अलावा शिल्प उत्पादन जो है वो हड़प्पा सभ्यता की प्रगति का सबसे प्रमुख स्रोत था। शिल्प उत्पादन में मनके बनाना, बाट बनाना, मोहरें बनाना, धातु कर्म, धातु की वस्तुएं बनाना, है ना, तो और शंख कटाई का काम जो है वो सम्मिलित था। और इसी की शिल्प उत्पादन से ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने व्यापार करके इन शिल्प वस्तुओं का उन्होंने बहुत तरक्की की। उसके बाद जो कच्चा माल, इस शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है वो प्राप्त करने के लिए जो है कई तरीके वे अपनाते थे। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जहाँ कच्चा माल मिलता था, जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट जो है वो समुद्र के किनारे हैं, तो वो क्या करते थे, वहीं अपनी बस्तियाँ स्थापित कर देते थे। कई दूसरा तरीका क्या था कच्चा माल प्राप्त करने का, अभियान भेजना। जैसे दक्षिण भारत में सोना प्राप्त करने के लिए वे अभियान, लोगों की दल वहाँ भेजा करते थे, वहाँ से सोना या कच्चा माल जो भी जहाँ से मिलता था वो वापस लेके आते थे, है ना। तो ये उनके तरीके थे कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। और विदेशों से भी जो है, विदेशों में भी उन्होंने अपना माल, जैसे कि व्यापारिक संबंध थे उनके, जैसे कि वहाँ से भी कच्चा माल मंगवाते थे। जैसे कि ओमान में एक हड़प्पाई मर्तबान मिला है ना, मेसोपोटामिया में बाट मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि हड़प्पाई लोगों के विदेशों के साथ भी जो है व्यापारिक संबंध थे। और यहाँ की लिपि के बारे में भी हमने पढ़ा कि हड़प्पाई लिपि जो है रहस्यमयी लिपि थी, क्योंकि ये इसे आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि ये वर्णात्मक नहीं चित्रात्मक थी। और ये जो है प्रतीक जो है आज तक लोगों की समझ में नहीं आए हैं। और इसके अलावा हमने बाट के बारे में पढ़ा। बाट जो है वो चर्ट नामक पत्थर के बना हुआ था। छोटे बड़े बाट थे, दोनों तरह के बाट थे। छोटे बाट जो है हल्के सामान जैसे कि सोने के आभूषण, मनके आदि तोलने के काम आता था, जबकि जो है बड़े बाट जो थे वे भारी वस्तुओं को तोलने के काम आते थे और अनाज आदि को, है ना। तो
इसके बावजूद बेटा कि जितने भी भौतिक अवशेष थे, जो हड़प्पाई शहर थे, वे नष्ट हो गए, हड़प्पाई लिपि को हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि वह जो है चित्रात्मक थी। उसके बावजूद जो है पुरातत्वविदों ने अनेक तरीकों से जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो ये जो है चैप्टर बेटा अब कंप्लीट हो गया है। आज हमने उसका रिवीजन भी कर लिया और इसमेमें हम असाइनमेंट आज के लिए है कि जनरल कनिंघम कौन थे, वे हड़प्पा के महत्व को क्यों नहीं समझ पाए। जनरल कनिंघम, उन्होंने 1961 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की। वे जो है प्रथम डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के, और उनके अन्य पुरातत्वविदों की तरह उनकी जो है मान्यता थी कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी के किनारे पनपे शहरों से हुई थी, इसीलिए वे हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए। उसके अलावा जो है हम दूसरा अपना क्वेश्चन ये लिख सकते हैं कि पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण किस प्रकार किया करते थे। तो उसमें आपने ये दोनों टॉपिक्स, जो खोजों का वर्गीकरण है उसमें प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर करते थे वे खोजों का वर्गीकरण, पुरावस्तु जो मिलती थी उत्खनन में उसके जो है उपयोगिता के आधार पर, उसके प्राप्ति के स्थान पर और अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर खोजों का वर्गीकरण करते थे। उसके पश्चात असामान्य व अपरिचित जो वस्तुएं थी, जो धार्मिक महत्व की थी, उनका जो है वो किस प्रकार जो है वो उनका अवलोकन करते थे। तो इस प्रकार इन दोनों टॉपिक्स को आपने इस क्वेश्चन में कवर करना है कि पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण किस प्रकार करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आज के लिए वो है जॉन मार्शल कौन थे और भारतीय पुरातत्व में उनका योगदान का वर्णन कीजिए। तो आपने जो मैंने आज भी बताया आपको कि जॉन मार्शल 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे और उन्होंने सिंधु घाटी में जो है एक नवीन सभ्यता 3000 सभ्यता की खोज की, हड़प्पा सभ्यता की, जिसे 3000 वर्ष पूर्व की है। और उनकी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। उनको यूनान में और क्रीट में कार्य करने का उनको जो है वो अनुभव था। और उसके अलावा वे एक पूरी इकाई, पूरे टीले से जो प्राप्त पुरावस्तुएं हैं उनका सामूहिक वर्गीकरण किया करते थे। तो ये हमने जो है ये असाइनमेंट है आज के लिए। उसके बाद जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स का एक ग्रुप इस पर हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता पर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वे बच्चे जो हैं आज के टॉपिक्स को सभी उसमें इंक्लूड करेंगे। आशा है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे की कोई क्वेरी है और कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे जो है व्हाट्सएप पे या मुझे पर्सनल जो है कॉल करके वो मुझसे पूछ सकता है। और धन्यवाद।